हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश। आज की कहानी। साल था 1992। राजस्थान के अजमेर शहर में पिछले कुछ महीनों से कई अजीब घटनाएं हो रही थीं। एक के बाद एक कई जवान लड़कियों ने सुसाइड कर ली थी। कई लड़कियों ने खुद को घरों में कैद कर रखा था, तो कई लड़कियां बिल्कुल पागल सी हो गई थीं। अजीब इत्तेफाक था, सुसाइड करने वाली लड़कियां सोफिया सेकेंडरी स्कूल की स्टूडेंट थीं। जब इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की गई कि आखिर सोफिया सेकेंडरी स्कूल की लड़कियां क्यों सुसाइड कर रही हैं और ये लड़कियां परेशान क्यों हैं, तो एक ऐसे राज से पर्दा उठा जिसे सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अजमेर में भूचाल ले गया। लाखों लोगों की आस्था का केंद्र अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़े लोगों ने एक ऐसे घिनौना काम को अंजाम दिया था जिसे सुनकर आप गुस्से से तड़प उठेंगे। जब इस जुर्म को अंजाम दिया जा रहा था तब भी सभी ने आंखें बंद करके नाइंसाफी होने दी थी, और आज भी इस घटना को लोगों से छुपाने की कोशिश की जाती है। शायद आप भी इस घटना के बारे में नहीं जानते होंगे। यह कोई आम घटना नहीं थी, बल्कि आजाद भारत के इतिहास में अंजाम दी गई सबसे बड़ी घोटाला थी। चंद लोगों ने मिलकर 2, 4 या 10 नहीं बल्कि 250 से ज्यादा लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाया था। शिकार बनने वाली लड़कियों में मामूली ड्राइवर की बेटी से लेकर आला अफसर तक की बेटियां शामिल थीं। तो आखिर यह सिलसिला कैसे शुरू हुआ, कैसे लड़कियां शिकार बनती चली गईं, और इस अपराध को अंजाम देने वाले लोग कौन थे और उनके साथ क्या हुआ, चलिए जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज आपको वो सच जानना चाहिए जिस पर हमेशा पर्दा डालने की कोशिश की गई है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा चलिए। अब कहानी शुरू करते हैं। दरिंदगी और हैवानियत के इस खेल की शुरुआत 1990 की शुरुआत में हुई थी। इस खेल को शुरू किया था राजस्थान के अजमेर शहर के सबसे अमीर और सबसे बड़े घरानों में जाने वाले चिश्ती परिवार के कुछ लड़कों ने। ये चिश्ती परिवार वही है जो लाखों लोगों की आस्था का केंद्र अजमेर शरीफ दरगाह की देखभाल करते हैं, यानी दरगाह के खदीमोन में से है। इस चिश्ती परिवार के फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती का रुतबा उन दिनों अजमेर शहर में किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं था। यहरिया लोग उसे जमाने में संजय दत्त के स्टाइल को कॉपी करके दिन भर शहर में मटर गश्ती किया करते थे। पैसों की कोई कमी नहीं थी तो अय्याशी अभी खूब होती थी। इनके साथ इनके दोस्तों का पूरा गैंग दिन भर शहर में यूं ही फिरता रहता था। वैसे तो यह धार्मिक परिवार से आता था, मगर फारूक चिश्ती ने राजनीति में कैरियर बनाने का फैसला किया था। इसी सिलसिले में फारूक पहले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करता है और फिर बहुत जल्द अजमेर कांग्रेस मोर्चा का जिला अध्यक्ष बन जाता है, जबकि नफीस चिश्ती यूथ विंग का ही उपजिला अध्यक्ष बनता है। जबकि इस कांड के एक और आरोपी सैयद अनवर चिश्ती कांग्रेस यूथ विंग का ज्वाइंट सेक्रेटरी बन जाता है। भले ही इन लोगों का राजनीतिक पद बहुत बड़ा नहीं था, मगर ये जिस परिवार से आते थे उसकी राजनीतिक पकड़ बहुत ज्यादा थी। बड़े बड़े आला अफसर इन लोगों के हामी पर अपना सर झुकाते थे। मंत्री से लेकर विधायक, संसद तक इन लोगों की खिदमत में लगे रहते थे। चिश्ती परिवार का रुतबा और पहुंच इतना था कि जिनको भी किसी काम में दिक्कत आती थी वह मदद के लिए फारूक के ही पास आया करता था। अपने मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से फारूक चिश्ती और इसके दुर्गे आसपास के स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों के बीच भी चर्चा का विषय बना रहता था। समय यूं ही बीत रहा था कि सोफिया सेकेंडरी स्कूल के 12वीं क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की एक दिन अपने दोस्त से कहती है कि मुझे गैस कनेक्शन लेना है, इसके अलावा मुझे कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइन करनी है ताकि मैं राजनीति में आगे बढ़ सकूं। सोफिया सेकेंडरी स्कूल उसे दौर में अजमेर के सबसे बेहतरीन गर्ल्स स्कूल में गिना जाता था। यहाँ शहर के अधिकतर अमीर घरों की ही लड़कियां पढ़ती थीं। ये वो समय था जब मामूली गैस कनेक्शन के लिए भी आला अफसर से लेकर मंत्री तथा सांसदों तक की सिफारिश करवानी पड़ती थी। इसलिए लड़की ने जिस दोस्त से गैस कनेक्शन वाली बात कही थी वो कहता है कि अगर हम मिलकर फारूक चिश्ती से बात करें तो वो तुम्हें गैस कनेक्शन भी दिलवा देगा, साथ ही कांग्रेस पार्टी में भी एक पद तुम्हें दे दी जाएगी, क्योंकि उसे लड़की ने भी फारूक चिश्ती के बारे में पहले काफी कुछ सुन रखा था। ऊपर से फारूक चिश्ती और उसे लड़की के दोस्त की जान पहचान भी थी, इसलिए वह फारूक चिश्ती से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। मिलने के बाद फारूक चिश्ती से गैस कनेक्शन और कांग्रेस ज्वाइन करने के बारे में बात करती है। सभी बातें सुनने के बाद फारूक चिश्ती कहता है कि कोई बात नहीं, बहुत जल्द तुम्हें गैस कनेक्शन मिल जाएगा, साथ ही तुम्हें कांग्रेस पार्टी में भी जगह दे दी जाएगी। इसी के कुछ दिनों बाद फारूक चिश्ती लड़की को सैयद अनवर चिश्ती से मिलवाता है। सैयद अनवर चिश्ती एक दिन उसे लड़की से गैस कनेक्शन का फॉर्म भरवाता है तथा ये कहते हुए उसकी कुछ तस्वीरें भी लेता है कि ये तस्वीरें गैस कनेक्शन लेने में लगेगी। यहाँ तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। एक दिन रोज की तरह वो लड़की सोफिया स्कूल से पढ़कर वापस आ रही थी। तभी रास्ते में उसके पास आकर एक मारुति वैन रुकी। वैन के रुकते ही लड़की ने पहचान लिया कि गाड़ी में फारूक चिश्ती के ही दोस्त मौजूद है। वह लोग इस लड़की से कहते हैं कि मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें आगे ड्रॉप कर दूंगा।
क्योंकि लड़की उनसे पहले कई बार मिल चुकी थी। इसलिए लड़की उनके साथ चलने की हामी भरते हुए गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी चल पड़ती है। गाड़ी अभी आगे बढ़ ही थी कि रोड छोड़कर दूसरी तरफ मुड़ जाती है। लड़की को जब शक होता है तो वो पूछती है कि मुझे तो घर जाना था, ये तुम कहाँ ले जा रहे हो? इस पर वो लोग कहते हैं कि दरअसल भाई ने तुम्हें अभी कुछ जरूरी काम से मिलने के लिए फार्म हाउस पर बुलाया है। इसके बाद वो लोग उसे लड़की को लेकर फारूक चिश्ती के फार्म हाउस पर चले जाते हैं। अब यहाँ जो लड़की के साथ होता है उसे जानकर आपका कलेजा दहल जाएगा। लड़की के फार्म हाउस आते ही फारूक चिश्ती ने उसके साथ संबंध बनाने के दौरान उसे लड़की की तस्वीरें भी खींची गईं। लड़की को इन लोगों ने कहा कि अगर इस बारे में तुमने किसी को भी बताया तो तुम्हें परिवार समेत खत्म कर दूंगा। इसके अलावा हमने जो तुम्हारी तस्वीरें खींची हैं वो पूरे शहर में पोस्टर बनवाकर छपवा दूंगा, फिर तुम कहीं पर भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। इन सब से लड़की बहुत ज्यादा डर गई और वो चुपचाप घर चली गई। उसने अपनी आप बीती किसी को भी नहीं बताई। अभी कुछ दिन ही बीते थे कि एक बार फिर से स्कूल जाने के क्रम में ही फारूक चिश्ती के गुर्दे उसे लड़की को फिर से रोकते हैं और फिर से उसे फार्म हाउस पर लेकर आते हैं। इस बार कई और लोग उसका करते हैं और अंत में उसे उसी तस्वीरें दिखाते हैं जो कुछ दिनों पहले ही। तस्वीरें दिखाने के बाद ये लोग उसे लड़की से कहते हैं कि अगर तुम चाहती हो कि ये तस्वीर हम तुम्हें वापस कर दें या फिर इसे नष्ट करते हैं तो बदले में तुम्हें हमारे पास अपनी एक सहेली को लेकर आना होगा। इतना सुनते ही लड़की इनके पैरों में गिरकर रहम की भीख मांगने लगी और तस्वीरें वापस करने को कहने लगी, मगर इन दरिंदों पर कोई असर नहीं हुआ। उन लोगों ने लड़की को यहाँ तक कह दिया कि अगर तुम किसी दूसरी लड़की को यहाँ तक लेकर नहीं आई तो मैं अगले ही दिन तुम्हारी ये तस्वीर तुम्हारे पड़ोसियों में बांट दूंगा। अब लड़की के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वो रोज की तरह स्कूल जाना शुरू कर देती है और फिर अपनी एक सहेली को किसी बहाने से फारूक चिश्ती के पास लेकर आ ही जाती है। फारूक चिश्ती और उसके दुर्गे इस लड़की के साथ वी करते हैं और उसकी भी तस्वीरें खींच लेते हैं और कुछ दिनों बाद इस लड़की को भी उसी तरीके से धमकाया जाता है। इस दूसरी लड़की को भी एक नई लड़की लाने को कहा जाता है और बस यहीं से यह सिलसिला चल पड़ता है। लड़कियां आती गईं, उनकी तस्वीरें ली जाती रहीं और उन तस्वीरें से ब्लैकमेल कर और भी नई लड़कियों को ये दरिंदे अपने पास मंगवाते गए। देखते ही देखते पीड़ित लड़कियों की संख्या दर्जनों से सैकड़ों में पहुंच गई। हालांकि जब सब कुछ बर्दाश्त के बाहर होने लगा तो इनमें से 2 लड़कियों ने हिम्मत करके इस घटना के बारे में एक पुलिस कांस्टेबल को जानकारी दी। सब कुछ जानने के बाद पुलिस कांस्टेबल ने पुलिस थाने में जाकर अपने आला अधिकारियों को इस बारे में बताया। शुरुआती जांच में ही इस बात के संकेत मिल गए कि बड़े पैमाने पर लड़कियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। शायद तभी पुलिस कुछ एक्शन ले लेती तो यह सिलसिला रुक सकता था। मगर जब जांच में सामने आता है कि इस कांड में तो शहर के सबसे रसूखदार परिवार के लड़के शामिल हैं, तो पुलिस वाले इस मामले को वहीं देखकर रफा दफा कर देते हैं। इसके बाद तो दरिंदों की दरिंदगी और भी बढ़ जाती है और ये लोग अपने गैंग नए नए लोगों को शामिल करते चले जाते हैं और उन लोगों तक भी ब्लैकमेल के जरिए लड़की मंगवाकर पहुंचाना शुरू कर देते हैं। पहले लड़कियां सिर्फ फारूक चिश्ती के फार्म हाउस पर आती थीं, मगर अब लड़कियों को नई नई जगह पर भेजा जाने लगता है। अब एक ही लड़की के साथ एक ही दिन में कई कई लोग बलात्कार करते थे। यह समय था जब स्मार्टफोन और डिजिटल कैमरे आम नहीं थी। फोटो पुराने जमाने के रील वाले कैमरे से लिए जाते थे। फिर उन रील से तस्वीरें निकलने के लिए उसे फोटो को लैब में भेजा जाता था। फारूक चिश्ती की दोस्ती महेश नाम के एक शख्स से थी। महेश अजमेर शहर में ही एक बड़ा सा कलर लैब चलाया करता था। लड़कियों को बलात्कार करने के बाद जो तस्वीरें खींची जाती थीं वो रील साफ करने के लिए इसी महेश के कलर लैब में भेजी जाती थी। शुरू में तो गुपचुप तरीके से रील से फोटो निकलने के बाद उसे फारूक चिश्ती के पास पहुंचा दिया जाता था, मगर जैसे जैसे लड़कियों की तादाद बढ़ती गई फोटो लैब वालों का भी काम बढ़ गया। इसके अलावा अब लैब में काम ही करने पहले लोगों ने भी मौके का फायदा उठाना शुरू कर दिया। दरअसल रील साफ करने के लिए आती थी, उसे एक तस्वीर बनाकर फारूक चिश्ती को भेज दिया जाता था। फिर चुपके से उसे फोटो की कई जेरोक्स कॉपी बनाई जाती थी। अब लैब में काम करने वाले लड़कों ने एक दूसरा गंदा खेल शुरू कर दिया था। दरअसल अब ये लोग खुद ही पुरानी तस्वीरें निकालकर पीड़ित लड़कियों तक जाने लगे और उन लड़कियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो लड़कियों से या तो पैसे लेते थे या फिर फोटो वापस करने के बदले में वह भी उसे लड़की के बलात्कार किया करते थे। इसके बाद तो फोटो लैब वालों की दरिंदगी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इन्होंने लड़कियों की तस्वीरें को बेचना शुरू कर दिया। अब जो व्यक्ति लड़कियों की तस्वीरें खरीदना था वो खुद ही उसे लड़की से कांटेक्ट करता था। फिर वही ब्लैकमेलिंग का गंदा खेल शुरू हो जाता था। इस स्थिति तो यह बन गई कि एक ही लड़की की दर्जनों से जेरोक्स कॉपी बना दी गई, जिसे अलग अलग लोगों से बेचा गया और फिर अलग अलग लोगों ने उन लड़कियों से संपर्क करके उसे ब्लैकमेल किया या बलात्कार, फिर सबने उसका बलात्कार किया। कुल मिलाकर लड़की फोटो और ब्लैकमेल का एक ऐसा जाल बढ़ गया कि उसमें अजमेर शहर की लड़कियां उलझती जा रही थीं। उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। अब तो जिसे भी लड़की की तस्वीर हाथ लगती थी वो लड़की को ब्लैकमेल कर उसके साथ बलात्कार करता था। यहाँ तक कि फारूक चिश्ती के ड्राइवर और नौकरों ने भी
लड़कियों के साथ बलात्कार करना शुरू कर दिया था। अब बड़े पैमाने पर पार्टी में भी लड़की को बुलाया जाता था, जहां एक साथ कई कई लोग एक लड़की के साथ बलात्कार करते थे। इस पार्टी में बड़े बड़े परिवार के लड़कों के अलावा लोकल पॉलिटिशियन भी शामिल होते थे। यह सब कुछ पूरे धड़ल्ले से बस इसलिए ही चल रहा था कि लोगों को भी मालूम चल गया था कि इस पूरे कांड की जानकारी प्रशासन को भी है, लेकिन चिश्ती परिवार के लड़कों के इस कांड में शामिल होने की वजह से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अब तक 200 से 300 लड़कियों को फारूक चिश्ती और उसके दुर्गे अपना शिकार बना चुके थे। वहीं पहले जहां अधिकतर लड़कियां सिर्फ सोफिया सेकेंडरी स्कूल की थीं, अब सावित्री स्कूल की लड़कियों को भी लोगों ने अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया था। 1990 से शुरू हुआ यह खेल 1992 में भी जारी था। इस गंदे खेल की जानकारी अब स्थानीय स्टार पर काम करने वाले पत्रकारों, पुलिस वालों तथा राजनेताओं को भी हो गई थी, मगर उनमें से कोई भी लड़कियों की मदद करने तथा इन दरिंदों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सामने नहीं आ रहा था, बल्कि उल्टे कई पत्रकारों ने भी उन तस्वीरें को हासिल कर लड़कियों को ब्लैकमेल किया और उनसे पैसे लिए। तो क्यों ने तो लड़कियों के साथ उल्टे बलात्कार ही किया। जिस लैब में लड़कियों तस्वीरें निकाली जाती थीं, वहां पुरुषोत्तम नाम का लड़का भी काम किया करता था। एक दिन पुरुषोत्तम देखता है कि देवेंद्र जैन नाम का पड़ोसी एडल्ट मैगजीन देख रहा है। देवेंद्र को ऐसा करते देख पुरुषोत्तम कहता है कि तुम क्या देख रहे हो, यह तो कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें असल चीज दिखा सकता हूं। और कहता है कि असल चीज क्या है। इसी के बाद देवेंद्र पुरुषोत्तम से डील करता है और उसे डील के तहत पुरुषोत्तम लैब से लड़कियों की तस्वीरें निकालकर देवेंद्र को देता है। उन तस्वीरें को देखकर देवेंद्र हैरान रह जाता है। ज्यादातर तस्वीरें इसी शहर में आसपास रहने वाली लड़कियों की थीं। देवेंद्र समझ जाता है कि ये खेल बहुत बड़ा है और इसी के बाद वो उन तस्वीरें की और कॉपी बाबत है, जिससे कुछ तस्वीरें उन दिनों अजमेर में छापने वाली हिंदी अखबार दैनिक नवज्योति को भेजता है। अब इस मामले में दैनिक नवज्योति अपने स्टार से जांच शुरू कर देता है। जांच में पता चलता है कि शहर में एक ऐसा गैंग काम कर रहा है जो सोफिया सेकेंडरी स्कूल तथा सावित्री स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को पहले अपने जाल में फंसाता है, फिर उसका बलात्कार करते हैं और फिर उनकी तस्वीरें लेकर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। कई महीनों की मेहनत के बाद नवज्योति अखबार के संपादक दीनबंधु चौधरी ने अपने स्टार से दर्जनों सबूत इकट्ठे कर लिए। इसके बाद उन्होंने शहर के कई महिला पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें इस ब्लैकमेलिंग घोटाला के बारे में बताया, मगर कोई फारूक चिश्ती और उसके गैंग के खिलाफ कार्यवाही करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ज्यादातर अधिकारियों ने ये कहते हुए इस मामले को दबाने की कोशिश की, शिकार बनी ज्यादातर लड़कियां हिंदू धर्म की हैं, जबकि इस दरिंदगी को अंजाम देने वाले अपराधियों में ज्यादातर मुसलमान हैं। तो अगर इस केस का खुलासा हुआ तो शहर में दंगा भटक सकता है, क्योंकि 1992 का दौर बहुत ही नाजुक दौर था। देश के अलग अलग शहर में बड़े पैमाने पर दंगा भी हो रहे थे और धार्मिक तनाव काफी बड़ा हुआ था। कई अधिकारियों ने तो चिश्ती परिवार के रसूख और पकड़ को देखते हुए ही किसी तरह की कार्यवाही से इनकार कर दिया। कई महीनों तक दीनबंधु चौधरी एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी और एक नेता से दूसरे नेता की चौखट पर भागते रहे, मगर किसी ने भी उनकी नहीं सुनी। अंत में इस पूरे खबर को अपने अखबार में छापने का फैसला किया। इसी के बाद 22 अप्रैल 1992 को नवज्योति में उन्होंने अजमेर घोटाला पर एक डिटेल खबर छपी। उम्मीद की जा रही थी कि इस खबर के छपने के बाद पुलिस मजबूरी में जरूर आरोपियों पर कार्यवाही करेगी, मगर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। पुलिस कहना शुरू कर दिया, साथ ही कहा कि इन आरोप में कोई दम नहीं है, क्योंकि एक भी सबूत पेश नहीं किया गया है। इस खबर के छापने के बाद नवज्योति के लिए काम करने वाले पत्रकारों तथा संपादक को धमकियां मिलनी शुरू हो गईं। हर तरीके से उन्हें रोकने की कोशिश की जाती, मगर नवज्योति इन लड़ाई को किसी भी कीमत पर इंसाफ दिलवाना चाहती थी। इसीलिए जब कहीं से किसी ने एक्शन नहीं लिया तो 15 मई 1992 को नवज्योति ने एक बार फिर से इस खबर को प्रकाश किया और इस बार तस्वीरें के साथ खबर छपी गई। उन तस्वीरें में कई आरोपियों को साफ देखा जा सकता था, जबकि लड़कियों के चेहरे धुंधले कर दिए गए थे। 15 मई के अलावा अगले दिन यानी 16 मई 1992 को भी प्रमुखता से इस खबर को अखबार में छापा गया और दर्जनों लड़कियों की तस्वीरें धुंधली करके छपी गई। क्योंकि इस बार खबर सबूत के साथ छपी गई थी, इसलिए अजमेर की आम जनता सड़क पर उतर आई। पूरे अजमेर में गुस्से की लहर चल पड़ी। हर कोई जल्द से जल्द फारूक चिश्ती और उसके गुर्गों पर कार्यवाही की मांग करने को मांग हो रहा था। शहर में देंगे जैसे हालत बन गए। पहली बार अजमेर शहर को पूरी संगठनों तथा राजनीतिक दलों द्वारा 3 दिन के अजमेर बंद का ऐलान कर दिया गया। हालत इतने बिगड़ गए कि अजमेर शहर के इतिहास में पहली बार प्रशासन द्वारा NSA लागू कर दिया गया। पुलिस के सामने आरोपियों पर कार्यवाही करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, मगर पुलिस इतनी बेशर्मी से काम कर रही थी कि लोगों का गुस्सा एक बार फिर से उबाल मारने लगा था। पुलिस की ओर से कहा गया कि केवल अखबार में छपी खबर के आधार पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।
बल्कि जब तक कोई आकर कंप्लेन दर्ज नहीं करवाइए हम कुछ भी एक्शन नहीं ले सकते हैं। नवज्योति के अलावा इस खबर को स्थानीय स्टार पर ही छापने वाले न्यूज़पेपर पर लहरों की बरखा में भी प्रमुखता से छापा जाने लगा। इस अखबार को पत्रकार मदन सिंह चलाते थे। उन्होंने दिन रात इसी केस पर काम करना शुरू कर दिया और रोज रोज नए खुलासे करने लगे। इसका नतीजा ये हुआ कि मदन सिंह को धमकियां मिलनी शुरू हो गईं और अंत में एक दिन उन पर जानलेवा हमला भी हो गया। हालांकि वो हमले में बच गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। जिस अस्पताल में मदन सिंह का इलाज हो रहा था उसके बाहर सुरक्षा में कुछ पुलिस वाले भी तैनात कर दिए गए थे। इसके बाद कुछ लोग अस्पताल में घुस गए और उन्होंने अस्पताल में ही मदन सिंह को गोलियों से भूनकर मार डाला। मदन सिंह की मौत से जुड़ी एक अपडेट जनवरी 2023 में ही आई है। उसके बारे में हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। फिलहाल केस पर वापस चलते हैं। सभी खुलासे के बाद पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए फिर किसका इंतजार कर रही थी? मगर लड़कियों को इस तरह से डराया धमकाया गया था कि कोई भी लड़की शिकायत दर्ज करवाने के लिए आगे नहीं आ रही थी। बाद में कई लोगों ने सामने आकर फोटो के आधार पर लड़कियों का पता लगाकर उन्हें आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए समझाना शुरू कर दिया। उनकी मेहनत रंग लाई और कुल 30 लड़कियां सामने आईं जिन्होंने पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। जैसे ही 30 लड़कियां बाहर निकलकर शिकायत दर्ज करवाने आईं, उनके साथ फिर से हैवानियत का खेल शुरू हो गया। दरअसल उन्हें हर तरह से डराया धमकाया जाने लगा। आरोपियों ने लड़कियों को पुलिस थाने तक जाने से रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। इसका नतीजा यह हुआ कि जहां पहली बार 30 लड़कियां सामने आईं, उनमें से ज्यादातर लड़कियां दोबारा कभी थाने की तरफ नहीं गईं। इतना ही गईं, कुछ लड़कियां दोबारा तो गईं भी, फिर वो भी पीछे हो गईं और अंत में सिर्फ 2 लड़कियां ही इस केस की शिकायतकर्ता के तौर पर बच पाए। इस केस में जितनी भी लड़कियों का नाम पीड़ित के तौर पर शामिल था, उनमें से ज्यादातर के परिवार वालों ने शहर को तत्काल ही छोड़ दिया और वो कहीं अनजान जगह रहने चले गए। खैर, पुलिस में केस दर्ज हो गई थी। उसी के आधार पर जांच आगे बढ़ाया और गिरफ्तारी का सिलसिला भी शुरू हुआ। 30 मई 1992 को इस मामले में पहली बार केस दर्ज की गई। कमाल की बात तो ये थी कि इस पहली बार में अनवर चिश्ती और फारूक चिश्ती का नाम शामिल नहीं किया गया था। हालांकि आगे की जांच के बाद फारूक चिश्ती और सैयद अनवर चिश्ती को ही इस पूरे घोटाला का मास्टरमाइंड बताया गया। फिर दर्ज करने के बाद कुल 18 लोगों की पहचान आरोपियों के तौर पर की गई। आरोपी बनाए गए लोगों में फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती, अनवर चिश्ती के अलावा कैलाश सोनी, महेश लूटने, हरीश तोलानी, शंभू इत्यादि भी शामिल थे। जांच में यह भी पता चला कि पीड़ित लड़कियां केवल एक ही धर्म की नहीं थीं, बल्कि कई लड़कियां तो नफीस और फारूक चिश्ती की रिश्तेदार भी थीं। जांच के बाद पुलिस ने लगभग 250 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की। दोबारा लोगों के खिलाफ चर्चित फाइल की गई थी। चार्जशीट में कैलाश सोनी, हरीश दुलानी, फारूक चिश्ती इशरत, अली मोइजुल्ला उर्फ पूजन इलाहाबाद, परवेज अंसारी, पुरुषोत्तम उर्फ बबली महेश, लड़ने अनवर चिश्ती शंभू, जरूर चिश्ती तथा नफीस उर्फ टार्जन का नाम शामिल था। इस मामले की सुनवाई की शुरुआत अजमेर सेशन कोर्ट में हुई। लगभग 6 साल की सुनवाई के बाद 18 मई 1998 को अजमेर सेशन कोर्ट द्वारा 18 में से 8 आरोपियों को लड़कियों के साथ बलात्कार करने और उनका अपहरण करने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा पाने वाले लोगों में मौजूद पुत्तन परवेज अंसारी लोगों के अलावा बाकी लोगों के खिलाफ जांच जारी थी, जबकि इनमें से कुछ लोग फरार थे। फरार लोगों में मुख्य आरोपियों में से एक नफीस चिश्ती भी शामिल था, जिसे 2003 में गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरे फरार अपराधी इकबाल भट्ट को 2005 में गिरफ्तार किया गया। लोगों ने सजा के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। पहले हाई कोर्ट ने कई सबूत के आधार पर कई आरोपियों को बारी कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 4 आरोपियों को दी गई उम्र कैद की सजा को बहुत ज्यादा सख्त सजा बताते हुए कम करने का फैसला किया और उन्हें सिर्फ 10 साल की सजा दी गई। इस केस के मुख्य आरोपी में से एक फारूक चिश्ती इतना शातिर था कि उसने खुद को फर्जी मेडिकल कागज के आधार पर पागल घोषित करवा लिया। कोर्ट ने भी उसे सही मानते हुए शुरुआती ट्रायल में कोई सजा नहीं दी और उसे बरी कर दिया। मगर 2007 में फास्ट ट्रैक कोर्ट में फारूक चिश्ती को उम्र कैद की सजा सुनाई। केस यही खत्म नहीं हुआ, बल्कि कुछ मामले अब भी राजस्थान हाई कोर्ट में पेंडिंग है। 2013 में राजस्थान हाई कोर्ट ने फारूक चिश्ती को दी गई उम्र कैद की सजा को कम करते हुए यह कहते हुए जेल से रिहा करने का फैसला दे दिया कि फारूक चिश्ती काफी समय जेल में काट चुका है। इसी के बाद फारूक चिश्ती को जेल से रिहा कर दिया गया। इस केस में सुहेल घानी नाम का एक आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। उसने 26 साल बाद यानी 2018 में
कोर्ट में जाकर सरेंडर किया। फिलहाल इसे कोई सजा नहीं दी गई है और ये बेल पर है। इसके अलावा इस केस का एक आरोपी आज भी फरार है। बताया जा रहा है कि वह अमेरिका में है। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया जा चुका है। इसके अलावा कई आरोपियों के खिलाफ फिलहाल पोस्को कोर्ट में अब भी मामला चल रहा है, लेकिन एक भी आरोपी जेल में नहीं है, बल्कि सभी बेल पर आराम से मजे से अपनी जिंदगी काट रहे हैं। अगर आपको याद हो तो वीडियो में कुछ देर पहले ही हमने पत्रकार मदन सिंह का जिक्र किया था, जो लगातार इसी केस को कवर करते हुए खबरें कर रहे थे। इस कारण उनकी हत्या कर दी गई थी। अब अपडेट यह है कि 7 जनवरी 2023 को मदन सिंह के 2 बेटों ने मिलकर सवाई सिंह नाम के एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। कथित तौर पर सवाई सिंह ने ही मदन सिंह की हत्या की थी। सवाई सिंह की हत्या करने के बाद मदन सिंह के बेटों ने चिल्लाकर कहा कि हमने अपने पिता की मौत का बदला लिया है। फिलहाल मदन सिंह के दोनों बेटों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। चलिए केस पर वापस आते हैं। कोर्ट रिकॉर्ड की बात करें तो कोर्ट रिकॉर्ड में सिर्फ 16 लड़कियों को ही पीड़ित बताया गया है, जबकि अलग अलग सोर्स से पता चला है कि इन दरिंदों ने कम से कम 100 लड़कियों को अपना शिकार बनाया था। दावा तो यहां तक किया जाता है कि शिकार हुई लड़कियों की संख्या 300 या फिर 500 तक भी हो सकती है। इतनी अधिक संख्या में शिकार होने के बावजूद कुछ ही लड़कियां कोर्ट तक आ सकी। इस केस की सबसे बड़ी वजह यह थी कि लड़कियों को बहुत ज्यादा परेशान किया जाने लगा। इसी कारण कम से कम 6 लड़कियों ने ही आ सकी। कुछ ही समय बाद सुसाइड कर ली थी, एक के बाद एक। जब 6 लड़कियों ने सुसाइड कर ली थी, तभी सोफिया स्कूल चर्चा में आया और फिर इस केस की परत खुलनी शुरू हुई। उसे दौर में सोफिया स्कूल तथा सावित्री स्कूल में पढ़ने वाले ज्यादातर लड़कियों ने इस केस के खुलासे के बाद स्कूल छोड़ दिया तो केओ ने शहर ही छोड़ दिया। हालत तो ऐसे में हो गए थे कि अजमेर शहर की लड़कियों की शादियां भी काफी मुश्किल से हो रही थीं। जो शादी करने के लिए राजी भी होता था, वो पहले पुलिस थाने और अलग अलग लैब्स में जाकर फोटो के जरिए ये पता करता था कि यह लड़की भी केस की पीड़िता में शामिल थी या नहीं। जैसा कि अभी हमने बताया, इस केस से जुड़े सभी आरोपी फिलहाल बेल लेकर जेल के बाहर है, जबकि इस केस की सुनवाई आज भी समय समय पर होती रहती है और इस सिलसिले में गवाही देने के लिए अक्सर पीड़ित महिला को कोर्ट तक आना पड़ता है। इसी से जुड़ी एक केस की सुनवाई के सिलसिले में एक बार फिर से दिसंबर 2022 में एक महिला को गवाही देने के लिए बुलाया गया। सुनवाई के दौरान उन्होंने कोर्ट में जज और वकील से रोते हुए कहा कि आप मुझे अब भी बार बार कोर्ट में क्यों बुला रहे हैं? अब तो 30 साल हो गए हैं, मैं अब दादी बन चुकी हूँ, मुझे अकेला छोड़ दें, मेरा भी एक परिवार है, मैं उन्हें क्या बताती रहूं। महिला के इतना कहने के बाद पूरे कोर्ट परिसर में कई मिनट तक सन्नाटा पसर गया। किसी के पास महिला की इस बात का जवाब नहीं था। शायद इस केस की सैकड़ों पीड़ित महिलाओं को पहले ही अंदाजा हो गया था कि यहाँ इंसाफ की लड़ाई सजा से कम नहीं है, इसीलिए वह पीछे हो गए थे। जो महिलाएं हिम्मत जताकर आगे आए। दोस्तों, क्या आपको पहले से इस केस के बारे में जानकारी थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें, ताकि बाकी लोग भी इस खौफनाक कहानी के बारे में जान सके। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। मिलते हैं क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही एक और सच्ची कहानी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।